व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो ऐसी चीजों में जो नेचर में अनलाइक हो। शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इंसान को दर्शाती है, डेडिकेट करती है, वो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दें, किसी एनिमल को दे दें, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो यहाँ के लिए बना ही नहीं था, फिर भी पोएट ने या ऑथर ने यूज करा। Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and on High Demand, I am back. Actually, High Demand is topic, that is poetic devices, also known as literary devices. तो बच्चों अगर आप भी उनमें से हैं, if you want to know what is the difference between simile, metaphor, personification, onomatopoeia, pun, transferred epithet, then this video is the one which is perfect for you. So let's get started. Before we move on towards our topic directly, सबसे पहले हम समझते हैं कि poetic devices होते क्या हैं. What is the basic meaning of poetic devices? तो poetic devices बेटा एक ऐसा literary device का form है which is usually used by the poet. Of course हम तो इन्हें day to day life में use नहीं करते हैं, but ये poets के best friend होते हैं. So poetic devices, they are a form of literary device. Basically they are used in poetry by the poets. Now why they are essentially important क्यों होते हैं? क्योंकि एक ऐसा tool है जो poet का best friend है. ये help करता है उन लोगों को poem में rhythm create करने में, जिससे कि ऑडियंस को, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो उस पोएम को पढ़ रहे हैं, उन्हें वो पढ़कर और भी ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग और मेलोडियस लगे. एंड इट ऑल्सो एनहांसेस, व्हाट इट डज, इट ऑल्सो एनहांसेस अ पोएम्स मीनिंग. उसका जो मीनिंग है उसको और भी ज्यादा एनहांस करते हैं, क्योंकि पोएट कभी भी सरल भाषा में, आम भाषा में आपको नहीं बताएंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं. वो बड़े पोएटिक अंदाज में हमें बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या उनका एक्चुअल मीनिंग है. सो वो ये सारी चीजें यूज करते हैं. तो बेसिकली ये किसी भी इंसान, जो पोएट हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उनके मूड को और उनकी फीलिंग को जो वो ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, उसे और भी ज्यादा क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है. उस मूड और फीलिंग को जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं, उसे और भी ज्यादा अच्छे से उन्हें एक्सप्रेस करने में जो हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज पोएटिक डिवाइसेस. और आप इन्हें शायद लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से भी जानते होंगे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, दे बोथ आर वन एंड द सेम. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो. स्टार्ट करते हैं अपने पहले पोएटिक डिवाइस से, जिसका नाम है सिमिली. बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मैम आई एम ऑलवेज कंफ्यूज इन सिमिली एंड मेटाफर, बट नॉट आफ्टर टुडेज वीडियो. क्योंकि बेटा सिमिली का आसान भाषा में ये मतलब है व्हेन अ कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू थिंग्स. मतलब दो चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो दो चीजें कंपैरिजन करने लायक होंगी. आई एम सो सॉरी बेटा, इसका मतलब होता है जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो ऐसी चीजों में जो नेचर में अनलाइक हो, यानी कि एक दूसरे से सिमिलर ना हो बल्कि अलग अलग हो. मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देती हूं. शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. वो जो लड़की है उनकी खूबसूरती हमने कंपेयर करी है एक सुंदर रोज से. अब क्या आपने कभी इमेजिन करा था दैट अ गर्ल कैन बी कंपेयर्ड टू अ रोज? यस, इमेजिन तो किया था, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, है वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर विच इज अ नॉन लिविंग थिंग. लेकिन फिर भी हमने दो चीजों का कंपैरिजन किया. तो अनलाइक नेचर की चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ यू आर डूइंग द कंपैरिजन बाय यूजिंग लाइक और एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देती हूं. अगर लाइक और एज की मदद से कंपैरिजन हो रहा है तब वो सिमिली होता है. शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एज और लाइक दोनों मिलेंगे, बट दोनों में से कोई एक मिल जाएगा. शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, टू वन पर्सन एंड वन थिंग हैज बीन कंपेयर्ड. ठीक है, और यूज क्या कर रहे हैं हम, साथ में एज कर रहे हैं. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलरली. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मेरे पास आपके लिए है, विच सेज The peasants came like swarms of flies. Peasants यानी कि किसान, वो एक साथ जब आए झुंड में, तो इट लुक लाइक swarms of flies, यानी मानो कि मक्खियां या मधुमक्खियां जब एक साथ आती हैं कितनी लार्ज क्वांटिटी में होती हैं. सिमिलरली द peasants came like that. तो peasants जो फार्मर्स हैं उनका कंपैरिजन किससे करा गया है, swarms of flies से. बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज comparison has been made between two things by using like, so that's why we call it
the poetic device that has been used here is simile. One more example, एक इंसान है, जैसे आप ही हैं, आप मेरे प्यारे से स्टूडेंट हैं, अब आप बड़े ब्रेव हैं, आपकी ब्रेवरी को अगर हम कंपेयर कर दें किससे, लायन की ब्रेवरी से, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर या फिर यू वर एज ब्रेव एज अ लायन. उस दिन जब हमारे सामने वो डाकू आ गए, गुंडे आ गए, जिसे इंग्लिश में गूंस कहते हैं, दैट डे व्हेन गूंस केम इन फ्रंट ऑफ अस यू वर एज ब्रेव एज अ लायन. तुमने इतनी बहादुरी से काम लिया, इतना दिमाग से काम लिया. तो आपका कंपैरिजन हमने किससे करा, आपकी बहादुरी का कंपैरिजन करा गया है लायन की ब्रेवरी से, एंड दैट टू बाय यूजिंग एज. अगेन इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. तो जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक और एज में से किसी एक को इस्तेमाल करते हुए, उसे हम कहते हैं सिमिली. नाउ स्टूडेंट्स दे ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, क्योंकि इनके अंदर एक सिमिलैरिटी है. मेटाफर में भी बेटा दो चीजों का कंपैरिजन होता है. तो सेम चीज क्या है, दैट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड हियर, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ अनलाइक नेचर. लेकिन यहां पर लाइक और एज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. दे आर ओमिटेड. ओमिटेड यानी कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी विल अवॉइड देम. लाइक और एज आ गया तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, लेकिन कंपैरिजन हुआ और आपका लाइक और एज नहीं आया तो दैट इज मेटाफर. सो इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन बोथ दीज पोएटिक डिवाइसेस. लाइक और एज आ रहा है कंपैरिजन में सिमिली, लाइक और एज नहीं आ रहा है और कंपैरिजन हो रहा है मेटाफर. चलिए देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. लाइफ में क्या होते हैं बेटा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कभी सुख कभी दुख. और रोलर कोस्टर में भी क्या होता है, जब आप घूमने जाते हैं मेले में, फेयर में, ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर चलता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट, ऐसा ही होता है. सो लाइफ का कंपैरिजन किससे करा गया है, रोलर कोस्टर से. लाइफ का कंपैरिजन करा गया है रोलर कोस्टर से. नाउ लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जो हैं उनको कंपेयर किया रोलर कोस्टर के अप्स एंड डाउन से, लेकिन यहाँ पे कोई लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफर. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट. क्या जो बर्फ है वो एक्चुअली एक वाइट ब्लैंकेट होती है, होती नहीं है, बट यहाँ पे पोएट ऐसा कह रहे हैं टू डू द कंपैरिजन. बर्फ का कंपैरिजन किया गया है एक सफेद ब्लैंकेट या सफेद चादर से. दैट्स व्हाई अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. यहाँ पे कोई लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हो रहा है. So I hope these two poetic devices are absolutely clear. Now next is a very interesting one and that is personification. Personification क्या होता है बेटा, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ. कभी भी अगर किसी ह्यूमन की कोई क्वालिटी किसी एनिमल को, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, या किसी आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अगर आप किसी इंसान की क्वालिटी दे देते हो, एक ऐसी क्वालिटी जो इंसान में ही देखी जा सकती है, एक ऐसी विशेषता जो इंसान में ही देखी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि वी ह्यूमंस वी स्माइल, वी ब्रीथ, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला द सन स्माइल्ड डाउन एट अस. तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, कुछ गलत नहीं है इसमें, बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट द सन कैन स्माइल डाउन एट अस? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे हमने क्या करा, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और यू कैन से इट इज अ ह्यूमन क्वालिटी. तो एक चीज़ है जो इंसान कर सकता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इंसान को दर्शाती है, डेडिकेट करती है, वो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दें, किसी एनिमल को दे दें, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. तो सन यूजुअली स्माइल नहीं कर सकता, लेकिन पोएट ने यूज करा है कि सन उस दिन इतने खुश थे, हैप्पी थे, दैट ही स्माइल्ड डाउन एट अस. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अब जो विंड है, हवा जो है वो चलती है, लेकिन क्या वो विस्पर कर सकती है? विस्पर इज धीरे धीरे बोलना, यानी कि फुसफुसाना. क्या विंड एक्चुअली विस्पर कर सकती है? नहीं कर सकती. बट एग्जाम्पल में दिया गया है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. ठीक है, तो विंड ऐसे चल रही थी कि मानो उसकी विस्परिंग की, फुसफुसाने की आवाज आ रही थी पेड़ों के माध्यम से. ठीक है, सो दैट इज द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो एक पर्सन को डिनोट करता है या फिर ह्यूमंस वो चीज कर सकते हैं, उसको आपने दे दिया अगेन एक non-living thing ko, that is wind. So that's why it's an example of personification. So I hope personification is clear to all my dear students. Next we have is apostrophe. Apostrophe, ये क्या होता है? It sounds like a trophy.
नो, इट इज नॉट अ ट्रॉफी जो आपको स्कूल या कॉलेज में आपका इंतजार कर रही है, जो आपको मिलने वाली है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है बेटा, जब भी आप किसी डेड को, चाहे वो डेड इंसान हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, उससे आप बातचीत ऐसे कर रहे हैं, उसको आप ऐसा मान रहे हो एज इफ इट इज अलाइव। अगर वो जिंदा होते तो आप कैसे बात करते, अगर आप उस तरीके से बात कर रहे हैं, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफी। हाउ, लेट्स सी दैट। अगर कोई डेड है, इफ somebody is dead and you are considering it as living, so that is an example of apostrophe। अगर कोई चीज वहां पे absent है, आप अज्यूम कर रहे हो कि प्रेजेंट है, इस तरीके से बात कर रहे हो, वहां पे पोएट ने ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं, देन इट इज अपोस्ट्रोफी। और अगर कोई एनिमल है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी का कोई आइडिया है, उसको आप क्या मान रहे हो, लिविंग बीइंग, पर्सन मान रहे हो। सो डेड को अलाइव मानना, एब्सेंट को प्रेजेंट मानना, और किसी किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन ट्रीट करना, तब होता है अपोस्ट्रोफी। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बेटा अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ पर हम सब रहते हैं, लेकिन अर्थ क्या है, हमारी जमीन है, लैंड है। अगर आप उसको बड़े ध्यान से समझो तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, आप लैंड की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऑथर उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ऑथर या पोएट क्या बोल रहे हैं, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। अब क्या एक्चुअली अर्थ ब्लीड कर सकता है कि उनके अंदर से खून निकले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्लीड तो ह्यूमंस करते हैं, है ना, ठीक है, एनिमल्स भी करेंगे क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। यहाँ पे मुझे बताइए, जब हम कह रहे हैं अर्थ ब्लीड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे मान रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग मान रहे हैं, या फिर अर्थ जो है वो लिविंग बीइंग तो नहीं है, सांस तो नहीं लेते। मानो कि कोई डेड चीज है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसको भी हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एज अ पर्सन। ओ पार्डन मी इज रिपीट, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। कैन अ पीस ऑफ अर्थ ब्लीड इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल लाइफ? नो, लेकिन फिर भी पोएट कह रहे हैं क्योंकि वो डेड को यहाँ पे लिविंग मान रहे हैं। सिमिलरली लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, वेलकम ओ लाइफ, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टॉक लाइक दैट, वेलकम ओ लाइफ। अब लाइफ को आप क्या वेलकम कर रहे हो, लाइफ तो एक जिंदगी तो अगेन नॉन लिविंग थिंग है ना, जो इंसान उसे जी रहा है, जो ह्यूमन बीइंग है, ही इज अ लाइफ, ही इज अ लिविंग बीइंग। लेकिन लाइफ को हम नॉन लिविंग चीज को भी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि लिविंग हो। सो वेन एवर यू आर ट्रीटिंग डेड एज अलाइव, absent as present, and non-living thing as a living being, as a person, it is an example of apostrophe. So I hope this is clear, क्योंकि अर्थ जो है वो कभी भी ब्लीड नहीं कर सकता, बट अगर हम कह रहे हैं दैट मीन्स दैट इज अपोस्ट्रोफी। हम नहीं कह रहे, पोएट कह रहे हैं। नेक्स्ट इज बेटा हाइपरबली, इसको हम बोलते हैं हाइपरबली। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबली? जब बहुत ज्यादा, पोएट ने क्या कर दिया है, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन यानी कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, द क्रोइंग बॉयज हैंड्स डैंगल्ड अ माइल आउट ऑफ हिज स्लीव्स। अब एक इंसान है, एक बच्चा है जिसकी बढ़ती उम्र है, जो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके हाथ इतने लंबे हो गए कि उसकी स्लीव से निकलकर 1 माइल लंबे चले गए। अरे ये पॉसिबल है क्या, सच में पॉसिबल है क्या? किसी के हाथ, जो बढ़ता बच्चा है, जो उसकी हाइट जिसकी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो हाथ पर इतने लंबे हो जाएंगे कि 1 माइल तक लंबे चले गए? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पोएट ने, ऑथर ने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ाकर चीजें कही हैं। दैट्स व्हाई दिस पोएटिक डिवाइस इज हाइपरबली। मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। जब हमें बहुत भूख लग रही होती है, हम बोलते हैं ना कि आई एम सो हंग्री दैट आई विल ईट अ ट्रक फुल ऑफ फूड, है ना, आई एम सो हंग्री दैट आई विल ईट अ ट्रक फुल ऑफ चॉकलेट्स, जो भी आप खाओगे। अब एक बात बताओ, आप सच में तो इतने हंग्री नहीं होंगे, आप खा सकते हो 2, 3, 4, 5 चपाती, जितनी भी भूख होगी। इतना तो खाना नहीं खा सकते ना एक बार में। लेकिन जब आप ये कह रहे हो तो आप अपनी बात को एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, देन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। जब भी पोएट या ऑथर बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जब हिंदी में कहावत बोली जाती है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अब कानून तो क्या है, जो वहां पे मूर्ति लगी होती है कोर्ट में, जो आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो नॉन लिविंग उसकी होती है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारा लॉ हो गया, क्या उनके एक्चुअली हाथ हैं? हाथ तो है ही नहीं। इट इज एन एग्जैजरेटेड थिंग जो लोग बोलते हैं।
सो दैट इज हाइपरबली, जब बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन होता है चीजों का. नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स आयरनी. आपने बहुत सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं ओ दैट्स एन आयरॉनिकल सिचुएशन. बीच में बहुत अजीब अजीब जोक्स भी आए थे. आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ आयरनी या आयरॉनिकल सिचुएशन क्या होती है. जब भी बेटा आपके जो भी राइटर या स्पीकर हैं, ही वॉन्ट्स टू से, इफ ही सेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स बेटा यहाँ पे जो उनका एक्चुअल मतलब है उन्होंने उसका उल्टा कहा. तो आजकल लोग क्या करते हैं, ये भी कहते हैं ओ दैट वाज सरकाज़म. तो सरकाज़म क्या है, अगर आपको किसी को टोंट मारना है, ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा लोग सरकाज़म यूज करते हैं. तो सरकाज़म का मतलब क्या है, अगर किसी ने बहुत ही बेकार काम किया, अब मुझे उस इंसान को टोंट मारना है, ओह व्हाट अ वर्क, ओह नाइस, व्हाट वर्क यू हैव डन, ब्रिलियंट. लेकिन इतना बेकार काम किया तो मैं क्या कर रही हूँ, टोंट मार रही हूँ, सरकास्टिक कमेंट पास कर रही हूँ. तो सरकाज़म एंड आयरनी लगभग सेम ही होती है. सो व्हाट इज आयरनी? अगर मैं आपसे बोलूं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर कोई पायलट है और उनको क्या है, हाइट से डर लगता है, हाइट्स का फोबिया है, जैसे पानी का फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया, ऐसे लोगों को हाइट का फोबिया भी होता है, तो वो इंसान पायलट कैसे बनेगा? अब कोई बहुत अच्छा स्विमर है, अ स्विमर हैज फियर ऑफ वाटर, सो दैट इज आयरनी कि जिस इंसान को उस चीज में ब्रिलियंट होना चाहिए उसको उसी चीज में सबसे ज्यादा डर लगता है. सिमिलरली इफ आई से अ प्लम्बर्स हाउस हैज लीकिंग पाइप्स. प्लम्बर कौन है, जो हमारे नल या पाइप को ठीक करते हैं जो भैया. अब उन्हीं के घर के अगर पाइप लीक हो रहे होंगे तो भैया फिर आप कैसे प्लम्बर, आपके तो खुद के ही घर के पाइप जो हैं खराब हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. अगर मैं आपको बोलूं द फायर स्टेशन गॉट बर्न्ड डाउन. अब फायर स्टेशन में कौन रहते हैं, फायर फाइटर्स. जब भी कभी आग लगती है तो आपने देखा होगा लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं कि वो आएंगे और आग बुझा देंगे. द फायर स्टेशन गॉट बर्न्ड डाउन. अरे भैया फायर स्टेशन जहाँ पे सारे फायर फाइटर्स थे, अगर वहां पर ही आग लग गई तो भैया ये क्या हो गया, दैट इज आयरनी, आयरॉनिकल सिचुएशन. कि अरे यार आप तो दूसरों को बचाते हो और खुद ही की ऑफिस को जगह को नहीं बचा पाए, दैट इज आयरनी. मैं आपको एक बहुत फनी एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट यू डोंट हैव टू टीज एनीवन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि आपको हिंदी में समझ में आए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है जिनका नाम खुशी है, एंड इफ खुशी सेज आई एम वेरी सैड टुडे, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन आयरॉनिकल सिचुएशन. हाउ खुशी कैन बी सैड, क्योंकि उनका नाम ही खुशी है. सो हाउ इज शी सैड, दैट इज ऑल्सो एन आयरनी. तो इन सब एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आयरनी क्या होती है. तो जो कहा जा रहा है, जो भी लिखा गया है, उससे हो सकता है ऑथर ऑपोजिट मीन करते हो, और किसी को अगर टॉन्ट मारना है तो भी सरकाज़म होता है. क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलिट्रेशन और रिपीटेशन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यू आर माई दिव्या आर्मी एंड यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज इन एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. बेटा एलिट्रेशन में होता है जब सिर्फ आपका पहला लेटर जो है, जो बिगनिंग में आ रहा है, वो रिपीट हो रहा हो सेम लाइन में. इन द सेम लाइन अगर सिर्फ पहला अल्फाबेट, पहला लेटर अगर रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन. अमांडा पोयम आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ी होगी. मैंने ये क्लास 10th की पोयम ली है ताकि आपको सबको क्लियरली समझ में आए, आप सब पढ़ के आए हो. ठीक है, तो अमांडा पोयम में क्या है बेटा, उनकी मदर कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. सो स्टॉप क्या है, एस, फिर से एस, सिट में भी एस और स्ट्रेट में भी एस. ठीक है, बार बार क्या आ रहा है, एस आ रहा है. ओके, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. सो एस एस जो पहला अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं भी हो रहा हो, शायद 2 बार भी हो रहा हो, लेकिन सेम लाइन में हो रहा है और पहला अल्फाबेट यानी कि सिर्फ पहला अक्षर हो रहा है, देन इट इज एलिट्रेशन. सिमिलरली लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव. द फरो फॉलोड फ्री. यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, एफ एफ एंड एफ. सेम लाइन में पहला अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. सो इट मीन्स व्हेन द फर्स्ट लेटर is repeated but in the same line
इट इज एलिट्रेशन। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है पोएटिक डिवाइसेस की, पर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और जिन्हें इनके डेफिनेशन या मीनिंग पता है तो आप इजीली बेटा खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे वेन एवर एनी क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। फिर चाहे आप मेरे CBSE बोर्ड स्टूडेंट हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हों, पोएटिक डिवाइसेस दे रिमेन द सेम, एंड ये CUT में भी पूछे जाते हैं, दे आर वेरी। चलिए, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक, एंड दैट इज लेट्स स्टडी ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया पढ़ते हैं बेटा। ओनोमेटोपिया क्या होता है? नाम से आपको बहुत कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान होता है। व्हेनेवर यू हैव एनिमल साउंड, व्हेनेवर यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ साउंड जो वहां पर क्या कर रहा है, कोई मीनिंग बता रहा है किसी भी वर्ड का। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर यूजिंग द साउंड दैट सजेस्ट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, वहां पे उस साउंड का भी कोई मीनिंग है। द ग्लास क्रैक्ड, द स्नेक हिज्ड, ठीक है, तो हिजिंग क्या है? स्नेक का साउंड है। लेकिन साउंड भी ऐसे यूज करी जा रही है, साउंड भी ऐसे यूज हुआ है, वहां पर चैप्टर में ऑथर आपको उसका कुछ मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट बस्ट, माई फोन बस्ट, वाइब्रेट नहीं होता, बज़ साउंड आता है। द बीज वर बजिंग सो लाउडली, आई वाज सो स्कैर्ड। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वो आपको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल साउंड वर्ड्स होते हैं, अगर उनका भी वहां पर कोई मीनिंग है, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड विच हैज अ मीनिंग इन दैट चैप्टर और पोएम, इट इज नोन एज onomatopoeia. So whenever the sounds are involved, please like be alert कि यहाँ पे high chances है onomatopoeia होगा। नेक्स्ट इज बच्चों apostrophe। अब apostrophe हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़कर आए हैं, बट इफ यू वांट वी कैन डू अ क्विक रिविजन। सो whenever we are treating non-living thing as living, पीस ऑफ अर्थ इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है? इट इज ब्लीडिंग, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, बट हेयर वी आर कंसिडरिंग इट एज अ लिविंग बीइंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पे काफी सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं और जो है गड़बड़ भी कर देते हैं बेटा। दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है व्हेनेवर एन एडजेक्टिव इज यूज्ड with that particular word, जो यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं? किसी और नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई नो समझ में नहीं आया होगा, प्लीज वेट फॉर एन एग्जाम्पल। अब बेटा हम बात करें अपने वर्ड की, जैसे कि रिंकल्ड। हम बात करें रिंकल्ड की। रिंकल्ड कब यूज होता है? व्हेन अ पर्सन इज एजिंग। व्हेन अ पर्सन इज एजिंग, कोई इंसान एज कर रहा हो या फिर कोई एल्डरली पर्सन हो, ठीक है। एल्डरली पर्सन ही तो एज करेंगे ना, झुर्रियां आएगी उनके फेस पे, तो आंखों के आसपास बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंकल्ड। अब मुझे बताइए, सी जो है, समुद्र जो है, क्या वो कभी रिंकल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पोएट ऐसा भी कहते हैं, इट वॉज अ रिंकल्ड सी। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो यहाँ के लिए बना ही नहीं था, फिर भी पोएट ने या ऑथर ने यूज करा एक ऐसा एडजेक्टिव जो यहाँ पर नहीं आ सकता था, यहाँ के लिए बना नहीं है, और फिर भी इस्तेमाल किया गया है, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो यूज ऑफ एन एडजेक्टिव which is normally used for other nouns, but if it is used here, it is transferred epithet. मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ, that is winged seeds. अब winged के ना दो मीनिंग होते हैं। winged लड़कियों को तो पता होगा, लड़कियां ना आजकल वो लगाने लगी हैं winged eyeliner, बहुत ट्रेंड में आया है, जिसमें हल्का सा you have to stretch it from your eye, थोड़ा सा वैसे ऊपर जाता है। लड़कों तुम्हें नहीं पता होगा, इट्स अ काइंड ऑफ एन आईलाइनर, उसको स्किप कर सकते हो। और विंग जो है ना, ऐसे वो जो राजमा का शेप नहीं होता है, ऐसे राजमा का, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं किडनी बीन, ठीक है। विंग्ड सीड्स, किडनी बीन यानी कि जो राजमा का शेप है, मेरा मूंगफली लग रहा है, तो उसको भी हम विंग्ड बोलते हैं। तो विंग्ड सीड्स, अब भाई हमारे जो सीड्स हैं, हमारे जो बीज हैं, वो यूजुअली विंग्ड हो सकते हैं क्या? नहीं होते। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो यहाँ के लिए बना नहीं था, फिर भी इस्तेमाल किया गया है। सो एन एडजेक्टिव विच इज मेंट टू बी यूज्ड विद सम अदर नाउन, एंड इफ इट्स यूज्ड हियर विथ सम अदर नाउन, कोई और ही नाउन के साथ उसे आपने यूज कर लिया, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। रिंकल्ड सीज का बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट एग्जांपल है। अब सी में झुर्रियां हो सकती हैं क्या, जैसे एक एल्डरली वुमन या मैन में होती है? नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हमने सी के साथ पोएट ने या ऑथर ने कह दिया रिंकल्ड सी। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो इसके लिए बना नहीं था,
फिर भी हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट इज फन एंड पन। इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि पन का मतलब ही क्या है, व्हेन यू कैन प्ले विथ वर्ड्स, जब आप शब्दों के साथ खेलते हैं उसे कहते हैं पन बेटा। इट इज बेसिकली प्लेइंग विथ वर्ड्स, और इसका मतलब प्लेइंग विथ वर्ड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उस लाइन में एक मीनिंग नहीं होंगे बल्कि दो दो मीनिंग होंगे। सो दैट्स व्हाई वी से एक तीर से दो निशाने, है ना। हिट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा लेकिन इसके मीनिंग कितने होंगे, दो दो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स। अब बिलिंग्स का मतलब क्या है, लेट्स सी दैट। हमें बेटर बिलिंग्स के लिए एम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे बिलिंग्स का मतलब क्या है, पब्लिसिटी। वी मस्ट एम फॉर बेटर पब्लिसिटी। आजकल लोग बहुत पीआर कराते हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस कराते हैं, इन्फ्लुएंसर्स करवाते हैं कि हमें अच्छे से पब्लिसिटी करनी चाहिए अपने ब्रांड की, तभी हमारा जो है अच्छे से प्रोडक्शन हाउस चलेगा, अच्छे से मूवी चलेगी। Yep, sorry. चलिए, so here billing refers to publicity. As well as money. So now how it refers to money? Let's see that. Billing का मतलब होता है बेटा एक तो publicity और एक होता है money. यहाँ पे इसके दो मतलब है। एक तो बिल का मतलब क्या है, पैसे से रिलेटेड चीज, फाइनेंस से रिलेटेड चीज, दैट इज मनी। एंड एक बिलिंग का मतलब है पब्लिसिटी, यानी कि एक वर्ड और दो मीनिंग। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, यानी कि बिलिंग्स का मतलब है पब्लिसिटी एंड मनी बोथ। सो एक वर्ड के जब एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, दैट इज नोन एज पन, दैट इज नोन एज पन। So I hope that is clear. That's why it is also known as that we are playing with words, play on words, क्योंकि एक word के दो मीनिंग होते हैं। और इनफैक्ट मैंने एक मूवी देखी थी Amazon पे, द हेड ऑफ स्टेट्स, जिसमें जॉन सीना, प्रियंका चोपड़ा, ये सब हैं। अगर आप में से किसी ने वो मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत सारे पन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस और डायलॉग्स यूज करे जहां पे एक ही वर्ड के दो मीनिंग है। दैट्स व्हाई दे वर सेइंग ओ इट वाज पन। पन इज बेसिकली playing with words, and when one word has more than one meaning, उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जहां पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए, दैट इज एजोनेंस, दैट इज एजोनेंस। अब एजोनेंस का मतलब क्या है बेटा, जब एक ही लाइन में देयर इज रिपीटेशन, there is repetition of vowel sounds. When there is repetition of vowel sound, vowels जो हैं एक सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं लगभग दो या उससे ज्यादा बार। अब कैसे रिपीट होते हैं वॉवल्स एक लाइन में, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो व्हेन वी से, आपकी ये पोएम है क्लास 12 की, माई मदर एट 66। नाउ दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन. Sometimes I am taking example of class 10th poem, 11th and 12th. So my mother at 66, इसकी ये क्लास 12 की फर्स्ट पोएम है। यहाँ पे वो बोल रही हैं कमला दास की मेरी मम्मा क्या हो गई थी, डोज्ड हो गई थी। तो यहाँ पे ओ आ रहा है, ओपन माउथेड में ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, तीन बार ओ रिपीट हो रहा है। नाउ व्हाट इज अ वोवेल, यू ऑल नो, बहुत बेसिक है इंग्लिश का, ए ई आई ओ यू, these are the 5 vowels that we have in English, and if these vowels, any one of them, it is repeating in a sentence, ये नहीं कि आगे ई आ गया, पीछे ओ आ गया, फिर आई आ गया, no, it should be a same vowel। तो same vowel अगर एक लाइन में रिपीट हो रहा है दो बार या दो से ज्यादा बार, तो वो क्या होता है, एजोनेंस। क्या होगा, एजोनेंस, जब वॉवल रिपीट हो रहा है एक लाइन में दो से ज्यादा बार। तो डोज में भी ओ है, ओपन में भी ओ है, एंड माउथेड में भी। तो कमला दास ये अपनी मम्मा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रही हैं। अब एजोनेंस और कॉन्सोनेंस में लोग कंफ्यूज क्यों होते, इट इज लाइक सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली में लाइक और एज था, मेटाफर में नहीं था। सिमिलरली बेटा एजोनेंस में क्या था, वॉवल्स। कॉन्सोनेंस चालू किससे होता है, सी से। तो याद रख लेना सी मतलब कॉन्सोनेंट। क्या याद रख लेना, कॉन्सोनेंट। क्या याद रख लेना, कॉन्सोनेंट। तो किससे याद रहेगा, सी से। तो एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जहां पर वॉवल नहीं बल्कि रिपीटेशन ऑफ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर आपको नहीं पता कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है तो मैं बताती हूं बेटा, अपने
जितने भी अल्फाबेट हैं उसमें से आप ए ई आई ओ यू माइनस कर लो। ए हटा लो, बी सी डी, अब ई हटा लो, एफ जी एच आई हटा लो। तो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं 26 में से हमने पांचों हटा लिए, तो 5 वॉवल हटाने के बाद जितने कॉन्सोनेंट्स बचे उन्हें अगर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट्स है। एजोनेंट्स जब वॉवल होगा, कॉन्सोनेंट्स जब कॉन्सोनेंट रिपीट होंगे। अब कैसे होते हैं? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, या फिर मैं बोलूं पिटर पैटर। तो यहाँ पे क्या है? डबल टी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डबल टी रिपीट हो रहा है, और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सिमिलरली पहले वाले में इट्स, मैटर में डबल टी है ना, टी तो है ही सही, टाइम में भी टी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड देन वी हैव पिटर पैटर। तो यहाँ पे अगर देखो तो टी और टी रिपीट हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो तो पी और पी भी हो रहा है ना। पर बेटा पी और पी के लिए अगर होता तो हम एलिट्रेशन बोलते। क्यों बोलते हैं एलिट्रेशन? क्योंकि जब पहला अल्फाबेट रिपीट हो रहा होता है एक ही सेंटेंस में, तो वो क्या होता है? एलिट्रेशन। क्या होता है? एलिट्रेशन। लेकिन अगर बीच में हो रहे हैं, बीच में रिपीट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, तो वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। और अगर बीच में रिपीट हो रहे हैं वॉवल्स, तो वो होता है एजोनेंट्स। सो आई होप माय दिव्या आर्मी अब आपको एजोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव इज एनाफोरा। अरे भैया ये एनाफोरा किस चिड़िया का नाम है? बहुत आसान है बेटा। अगर पूरा का पूरा कोई वर्ड रिपीट हो रहा है लेकिन सेम लाइन में नहीं, अलग अलग लाइन में, देन इट इज एनाफोरा। इसको इंग्लिश में समझते हैं। एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स रिपीट एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज और अ फ्रेज। इट इज नोन एज एनाफोरा। अगर अभी भी ऊपर से गया तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास 10th में जब अमांडा पोयम में उनकी मदर उन्हें बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच यानी कि अपने कंधे झुकाकर मत बैठो, सिट स्ट्रेट अमांडा एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग। तो बेटा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है बेटा? अलग अलग लाइन में रिपीट हो रहा है। सिमिलरली डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट यहां पे हो रहा है रिपीट, और नेक्स्ट लाइन में भी हो रहा है। तो पूरा का पूरा वर्ड रिपीट तो हो रहा है, लेकिन फोकस करना किसमें? मैं लिख देती हूं रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स बट इन डिफरेंट लाइंस। यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है सेम लाइंस में होगा, तो सेम लाइन में नहीं होगा, इट इज इन डिफरेंट लाइंस। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट भी अलग अलग लाइंस में आ रहा है, और अमांडा भी अलग लाइन में है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। ठीक है, सो नाउ वी हैव इल्यूजन। बट इससे पहले मैं आपको रिपीटेशन पढ़ाना चाहती हूँ। उसका रीजन ये है बेटा, ये काफी हद तक एनाफोरा से सिमिलर होता है, बट यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। एनाफोरा में जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो दोनों अलग लाइंस में आ रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन क्या है? एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहां पे कोई भी वर्ड या फिर हो सकता है फ्रेज पूरा का पूरा रिपीट हो जाए, बट वो क्या होगा? इट विल रिपीट। ठीक है, अ वर्ड और अ फ्रेज विल रिपीट, इट विल रिपीट, बट वहां क्या था? अलग अलग लाइनें थी। सो व्हेन अ वर्ड और फ्रेज विल रिपीट इन अ सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन में रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। अगर कंफ्यूजन है तो उसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अगर हम कहें बेटा ashes to ashes and dust to dust, पोएट ने कहा, तो पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज ashes। ashes क्या होता है? राख, और डस्ट क्या है? धूल। ठीक है, तो यहाँ पे डस्ट हो रहा है रिपीट, यहां भी हो रहा है, और यहाँ एशेस एशेस हो रहा है, सेम लाइन में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन एनाफोरा में क्या डिफरेंस था? अमांडा अलग अलग लाइन में आ रहा है, लेकिन वहां पे जो एशेस एशेस है वो सेम लाइन में है, इसीलिए ये रिपीटेशन है। जब अलग अलग लाइन में होगा तब एनाफोरा होगा। सो प्लीज अब सिमिली मेटाफर में कंफ्यूज मत होना, रिपीटेशन और एनाफोरा में कंफ्यूज मत होना। एजोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन सेम लाइन, कॉन्सोनेंट्स मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। वन मोर एग्जाम्पल, द सैड ट्रूथ इज दैट द ट्रूथ इज सैड। तो सैड क्या है? रिपीट हो रहा है सेम लाइन में,
ठीक है। सिमिलरली वी हैव देन ट्रुथ, और ट्रुथ रिपीट हो रहा है अगेन सेम लाइन में। तो ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है। इफ देयर इज रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेम लाइन, या फिर रिपीटेशन ऑफ टू वर्ड्स इन अ सेम लाइन, देन इट इज repetition. And now let's study our last type of poetic device, that is illusion. That is illusion. Illusion का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। illusion एक ऐसा literary device है, एक ऐसा poetic device है जहां पर जो भी आपके ऑथर हैं या जो भी आपके पोएट हैं, राइटर और स्पीकर और दी पोएट, ही रेफर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पर्सन, इवेंट और अ थिंग that has happened in history or work of art. जैसे कि अमांडा उस पोएम में ये बोलती हैं, वो इमेजिन क्या करती हैं, that I am a mermaid. अब क्या एक लड़की एक्चुअली एक mermaid है? नहीं है, बट उन्होंने क्लियरली इस लाइन में बोला है, there is languid emerald sea where the sole inhabitant is me, A mermaid drifting blissfully. अब क्या बेटा अमांडा जो है वो एक mermaid बन चुकी हैं क्या? नहीं। तो वो एक इमेजिन कर रही हैं कैरेक्टर की मैं हूं, तो पास्ट से कोई कैरेक्टर अपने आप को वो इमेजिन कर रही हैं। तो हो सकता है वो हिस्ट्री में कभी कुछ रहा हो कैरेक्टर। mermaid हमने सुना है ना, जैसे हम जल मछली बोलते हैं, ऊपर की बॉडी इज लाइक अ वुमन और नीचे से जो टेल वाला पार्ट है इट्स लाइक अ फिश। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, वो बोलती है आई एम रेपेंसिल एंड आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब आपने देखा होगा एक फेरी टेल कैरेक्टर है जिसमें एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया जैसी एक लड़की है जिसके बहुत लंबे से गोल्डन बाल हैं, वो एक टावर में बंद है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या बोलती हैं कि आई एम हैप्पी इन द टावर, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी इन द टावर बट शी वॉज लिविंग देयर अलोन। उनको एक विच ने, एक चुड़ैल ने वहां पे बंद करके रख दिया था। तो एक अलग ही कैरेक्टर है। अब अमांडा जो एक 13-14 ईयर ओल्ड टीनेजर है, वो क्या सोचती है, मैं रेपुंजल हूँ। तो रेपुंजल क्या है? एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, एक वर्क ऑफ आर्ट है बेसिकली। ये कैरेक्टर इस्तेमाल करा गया डिज्नी के मोस्टली जो भी फेरी टेल शोज आते हैं, तो पहले किसी शो में उस कैरेक्टर की बात करी गई है या हिस्ट्री में बात करी गई है सॉरी, या हिस्ट्री में बात करी गई है। तो बेटा अगर राइटर या ऑथर जो हैं उस इंसान को, उस कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं इनडायरेक्टली किसी और इंसान से जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे, या लिटरेचर में या किसी भी ऐसे आर्ट वाले काम में उनका पहले जिक्र किया गया है, अगर उनसे उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक अमांडा जो एक टीनेजर लड़की है उसका कंपैरिजन किया गया है कैरेक्टर्स लाइक मर्मेड एंड रेपुंजल, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ illusion. It is an example of illusion. So यहाँ पर बच्चों हमने काफी सारे poetic devices पढ़ लिए हैं, that is simile when the comparison is done without using like or as, metaphor when comparison is done, I'm so sorry, simile when comparison is done by using like or as, metaphor when comparison is done without using like or as, personification जब एक इंसान की, ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाती है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, अपॉस्ट्रोफी जब हम डेड को मानते हैं लिविंग और किसी एब्सेंट को मानते हैं प्रेजेंट, हाइपरबोले कानून, हाइपरबली कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन व्हिच इज डन, आयरनी यानी कि द फायर स्टेशन गॉट बर्न्ड डाउन, फायर स्टेशन का तो काम ही है दूसरों को बचाना, उनकी आग बुझाना, वो कैसे जल सकते हैं। सो जो होना चाहिए उसका एग्जैक्ट उल्टा हो गया। एलिट्रेशन यानी कि जो आपका पहला अल्फाबेट जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग में एस और एस रिपीट हो रहे हैं, इट इज एलिट्रेशन। ओनोमैटोपिया जब यहाँ पे जो साउंड वर्ड्स होते हैं उनका भी कोई मीनिंग है, सच एज बस्ट, क्रैक्ड। अपोस्ट्रोफे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन वी हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो रिंकल्ड जो है वो यूजुअली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है, दोज हु आर एल्डरली, वो यहाँ पे एक सी के साथ यूज किया जा रहा है जो यूजुअली नहीं किया जाता है। तो एन एडजेक्टिव विच इज नॉट यूजुअली यूज्ड विद दिस वर्ड इज यूज्ड हियर। देन वी हैव इज पन, जहां पे एक वर्ड के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एजोनेंसिस व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, जैसे यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंसिस, कॉन्सोनेंसिस जब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। एनाफोरा व्हेन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज देयर बट इन डिफरेंट लाइन। एंड इन एल्यूजन usually the character is compared to any other person or event। तो लिटरेचर में
या किसी वर्क ऑफ आर्ट में या हिस्ट्री में पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं या उनका जिक्र किया गया है। लास्ट इज रिपीटेशन, जब एक शब्द रिपीट होता है बट इन अ सेम लाइन। सो ऑन दिस नोट माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed poetic devices in detail. I hope this video was very useful for you as you wanted this video for so long. तो आप जिस भी क्लास में हैं, क्लास 10th 11th 12th, this is a perfect one for you. You will love it because it's very helpful for you. Now quickly let me know the meaning of imagery and symbolism in the comment section. अगर आपको उनका meaning पता है, you can let me know the examples of imagery and symbolism. So thank you so much. Your Divya ma'am is signing off. I hope this video was helpful. Bye bye. Jai Hind.